दूसरा, एक एनसीईआरटी रिकॉल कल से मैंने स्टार्ट किया है और हम सभी लोग डिस्कस कर रहे हैं इसके लिए, केमिस्ट्री में भी, फिजिक्स में भी, ठीक है। तो उसको हल्के में मत लेना, ठीक है। क्रिसमस वाले दिन मैं 2 चैप्टर करा रहा हूं। एनसीईआरटी में जितने भी ब्लैक पॉइंट होते हैं ना, उन सब पर क्वेश्चन आपसे पूछूंगा। जितने भी पीवाईक्यूज में आए हुए पॉइंट्स हैं, वो सारे पॉइंट लिखते आ रहे हैं हम लोग, ठीक है। रात में करते हैं 10 बजे के बाद, जब आप रिलैक्स मोड में होते हो, समझ रहे हो। 10 और 12 के बीच में टाइम टेलीग्राम पर डाल देंगे, उस टाइम पर तुम आ जाना और स्टार्ट कर देंगे, ठीक है। तो अब मैं 2 चैप्टर और लेके आ रहा हूं, एक्सक्रीटरी सिस्टम और लोकोमोशन। पीवाईक्यू पूरे कवर होंगे, एनसीईआरटी की सारे वो ब्लैक पॉइंट सारे कवर होंगे, और जिन पे क्वेश्चन आने की प्रोबेबिलिटी वो सारे पॉइंट कवर होंगे। वो पूछूंगा मैं आपसे, आप नहीं बता पाओगे तो मेरा रिप्लाई आएगा, ठीक है। क्या? हाँ, सभी के लिए हो गया ना ये, अब सभी ने ही स्टार्ट करने के लिए कह दिया है। कल था मेरा, कल आया था। कल मैं 2 चैप्टर कराए हैं, ब्रीदिंग और वो बॉडी फ्लूइड, ठीक है। अब आ रहे हैं 2, ठीक है, एक्सक्रीटरी और लोकोमोशन, और तीसरे में ह्यूमन फिजियोलॉजी पूरी हो जाएगी इसी वीक, ठीक है। अब बात करते हैं लास्ट लेक्चर याद है तुम्हें? लास्ट में मैंने लैक्टेशन कराया था, याद है? रिवीजन की जरूरत है? चलो, मैंने आपसे कहा था फीमेल वाला पूरा पार्ट से लेके वहां तक करा रहा हूं, ठीक है। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में सबसे पहले मैंने बात की थी आपकी फेलोपियन ट्यूब। फेलोपियन ट्यूब के हम और क्या बोलते हैं? ओविडक्ट। ओविडक्ट की लेंथ की बात करते हैं 10 to 12 सेंटीमीटर। ओविडक्ट की अगर मैं बात करता हूं, उसके 3 पार्ट थे, इन्फंटिबुलम, स्थमस और एम्पुला। एम्पुलर रीजन मिडिल रीजन होता है, वाइडेस्ट होता है, ठीक है, साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन। स्थमस ध्यान रखना नियर द यूट्रस, और इन्फंटिबुलम नियर द ओवरी। जो नियर ओवरी है वो प्रॉक्सिमल है, जो नियर यूट्रस है वो डिस्टल है। इन्फंटिबुलम की बात करते हैं तो फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस होते हैं। फिम्ब्रे, उसके बीच में एक ओपनिंग होती है ऑस्टिया, जहां से एग अंदर एंटर करता है। इंटरनल पूरा लाइंड होता है सिलेटेड कॉल्यूमिनर एपिथेलियल टिश्यू से। क्लियर है बिल्कुल? फाइनली हमने बात की थी खुलता कहां है? यूट्रस में। यूट्रस कैसा होता है? इन्वर्टेड पियर शेप होता है, इसको वूम या स्ट्रा भी बोलते हैं। यूट्रस की अगर बात की जाए तो उसमें 3 लेयर होते हैं, ठीक है। आउटर, मिडिल, इनर। सबसे अंदर की लेयर है उसको क्या बोलते हैं? एंडोमेट्रियम। मायो, मिडिल, पेरी, आउटर। एंडोमेट्रियम की बात करते हैं, हाईली वेस्कुलर, सिक्रेटरी, ग्लैंडुलर होती है, साइक्लिक चेंजेस शो होते हैं ड्यूरिंग मेंस्ट्रुअल साइकिल। मायोमेट्रियम की अगर मैं बात करूं, हैवी स्ट्रॉन्ग कॉन्ट्रैक्शन शो करती है ड्यूरिंग पार्चुरेशन, ठीक है, या बच्चे के जन्म के समय, ठीक है। पेरीमेट्रियम की बात करता हूं, सिंपल एपिथेलियल टिश्यू है, ठीक है। फाइनली खुलते कहां है? ये सर्विक्स, सर्विकल कैनाल और वजनल कैनाल के थ्रू बाहर ओपन होते हैं। तो सर्विकल कैनाल और वजनल कैनाल को मिलाकर के हम क्या बोलते हैं? बर्थ कैनाल। वजाना की बात करता हूं, 8 सेंटीमीटर लेंथ, एसिडिक मीडियम होता है। एसिडिक मीडियम को मेंटेन करने के लिए लैक्टोबैसिलस स्पीसीज के कुछ बैक्टीरिया होते हैं जो म्यूकस का फर्मेंटेशन करके लैक्टिक एसिड का फॉर्मेशन करते हैं। यहां तक कोई डाउट? फाइनली हमने बात की थी इसके अंदर, भाई कहां होते हैं? पेल्विक रीजन में होते हैं, ठीक है। पेल्विक रीजन में ओवरी को होल्ड करने के लिए 2 टाइप के लिगामेंट होते हैं, ओवेरियन लिगामेंट और सस्पेंसरी लिगामेंट। जो पेल्विक वॉल से जोड़ रहा है सस्पेंसरी लिगामेंट, जो ओवरी को यूट्राइन वॉल से जोड़ रहा है वो ओवेरियन लिगामेंट, सिंपल, ठीक है। ओवरी को कवर करने के लिए 2 टाइप के एपिथेलियल टिश्यू हैं, एक तो जर्मिनल एपिथेलियम और ट्यूनिका एल्ब्यूजिनिया। जर्मिनल एपिथेलियम आउटसाइड होती है, एल्ब्यूजिनिया इनसाइड होते हैं, और ये दोनों मिलकर के स्ट्रोमल टिश्यू को कवर्ड करते हैं। स्ट्रोमल टिश्यू में भी आउटर लेयर है कॉर्टेक्स, इनर लेयर है मेडुला। इसमें कोई डाउट? कॉर्टेक्स के अंदर ओवियन फॉलिकल की स्टेज देखने को मिल रही है, मेडुला के अंदर आपको आर्टरी, वेन, कैपिलरी, नर्व एटसेट्रा ये देखने को मिल रहे हैं, ठीक है। फाइनली हमने बात की थी ओवरी के अंदर भाई क्या है? ओवेरियन फॉलिकल के स्टेजेस हैं जो मैं आज कराने वाला हूं oogenesis के अंदर, ठीक है। अगला हमने बताया था एक्सटर्नल जेनाइटेलिया। एक्सटर्नल जेनाइटेलिया में वोल्वा, पोडेंडम टर्म यूज कर सकते हो उसके लिए। एक्सटर्नल जेनाइटेलिया के अंदर 5 चीजें याद रखनी है, मोन्स पीविस, मेजोरा, माइनोरा, क्लाइटोरिस और हाइमन, ठीक है। अगर मोन्स पीविस की बात करते हैं, आउटर फैटी एसिड डिपोजिशन होते हैं। मेजोरा की बात करता हूं, फ्लैसीफोल्ड। माइनोरा की बात करता हूं, स्किन की एक लेयर है, ठीक है, उसके अंदर वेस्टिब्यूल, माइनोरा के अंदर वाले पार्ट को हम वेस्टिब्यूल टर्म यूज करते हैं। वेस्टिब्यूल की बात करता हूं तो यहाँ 2 ओपनिंग देखने को मिलेंगे, यूरेथ्रल ओरिफाई और वजनल ओरिफाई। यूरेथ्रल ओरिफाई के लेफ्ट एंड राइट पैरा यूरेथ्रल ग्लैंड इज आल्सो कॉल्ड स्किन ग्लैंड, ठीक है। वजनल
ऑरिफाई के अराउंड आपको बर्थोलाइन ग्लैंड मिलेंगे, बर्थोलाइन, मेल में बल्बो यूरेथ्रल, यहां बर्थो, कंफ्यूज नहीं करना है, ठीक है। हाइमन परफोरेटेड लेयर है, ठीक है, खत्म। फाइनली हमने आगे मेमोरी ग्लैंड की बात की थी, सीक्वेंस ध्यान रखनी है आपको। मिल्क सिक्रेटिंग सेल्स को हम क्या बोलते हैं? मिल्क सिक्रेटिंग सेल्स क्या बनाते हैं? छोटे छोटे स्ट्रक्चर क्या बोलते हैं? एल्वुलस, एल्वुलाई, ठीक है। ये एल्वुलाई मिलकर के एक छोटी सी डक्ट में ओपन करते हैं, इसको ट्यूब्यूल बोलते हैं। ट्यूब्यूल मिलकर के एक बड़ी डक्ट में ओपन करते हैं, इसको डक्ट बोलते हैं। डक्ट आगे जाकर के एम्पुलरी रीजन बनाते हैं, एम्पुला बोलते हैं, जो लैक्टिफियस डक्ट के थ्रू, नेपल के थ्रू बाहर ओपन करते हैं। ये सीक्वेंस याद रहेगी, ठीक है। सारे के सारे एल्वुलाई मिलकर के छोटा सा एक बड़ा सा स्ट्रक्चर बनाते हैं, बंच ऑफ ग्रैप्स लाइक स्ट्रक्चर, उसको क्या बोलते हैं? लोब्यूल्स। कितने होते हैं? 15 to 20 लोब्यूल्स प्रेजेंट इन ईच ग्लैंड, ईच मेमोरी ग्लैंड। यहां तक कोई डाउट? मेरी बात आ तो रही है पीछे तक? यहां तक कोई डाउट? चलो, लैक्टेशन मैंने बताया था एक न्यूरो एंडोक्राइन मैकेनिज्म है, ठीक है। जब तक नर्वस स्टिमुलेशन नहीं मिलेगा, एंडोक्राइन स्टिमुलेशन वो काम ही नहीं करेगा। तभी मैंने कहा था डॉक्टर हमेशा लैक्टेशन के टाइम पर क्या कहता है? फीडिंग कराओ। मतलब जब फीडिंग कराती है तो अचानक नर्वस स्टिमुलेशन हाइपोथैलेमस के पास जाता है, और वो हाइपोथैलेमस को प्रोलैक्टिन रिलीजिंग हार्मोन रिलीज करने के लिए स्टिमुलेट करता है। प्रोलैक्टिन रिलीजिंग हार्मोन प्रोलैक्टिन रिलीज कराते हैं, वो मेमोरी ग्लैंड में जाकर के मिल्क का फॉर्मेशन करते हैं। जबकि पोस्टीरियर लोब ऑफ हाइपोथैलेमस वो क्या बनाता है? ऑक्सीटोसिन। ऑक्सीटोसिन निकल के सीधा मेमोरी ग्लैंड के ऊपर रिसेप्टर से बाइंड करेगा, कॉन्ट्रैक्शन स्टार्ट। तो ऑक्सीटोसिन इजेक्शन कराएगा, प्रोलैक्टिन फॉर्मेशन कराएगा। ये क्या हो गया? एंडोक्राइन मैकेनिज्म हो गया। टोटल मिला के क्या बोलेंगे? न्यूरो एंडोक्राइन मैकेनिज्म। यहां तक कोई डाउट? पक्का? पीछे? चलो, अब आज मुझे क्या कराना था? ऊजेनेसिस, ठीक है। ऊजेनेसिस की बात की जाए तो ऊजेनेसिस ध्यान रखना है, ये जन्म लेने से पहले ही स्टार्ट हो जाती है, पर मेंस्ट्रुअल साइकिल प्यूबर्टी से स्टार्ट होती है। स्पर्मेटोजेनेसिस प्यूबर्टी से स्टार्ट होती है और लेट एज तक चलती है। ऊजेनेसिस जन्म लेने से पहले स्टार्ट हो जाती है और मेनोपॉज तक चलती है, 50 साल की उम्र तक। ये कंफ्यूजन नहीं है कोई भी सारे। ऊजेनेसिस हो कहां रही है? फॉलिकल्स के अंदर। फॉलिकल्स कहां होते हैं? ओवरी के अंदर। कौन कराना स्टार्ट करता है? फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। समझना मेरी बात? आगे स्टार्ट कर दूं पूरी में? एक डायग्राम बनाएंगे। मैंने बताया था जन्म लेने से पहले ही मिलियंस, एनसीईआरटी लिख रही है अ कपल ऑफ मिलियन। अ कपल ऑफ मिलियन का मतलब क्या हो गया? 2 मिलियन। अ कपल, एक से दो, कपल, कपल ऑफ मिलियन, 2 मिलियन, ठीक है। प्राइमरी oocyte देखने को मिल जाएंगे, अ कपल ऑफ मिलियन। कोई डाउट? थोड़ा ड्रॉ कर लेना उसको। हाँ, एनसीईआरटी की लाइन ऐड कर दूं पहले मैं? सबसे पहले एट द टाइम ऑफ बर्थ भी कर सकते हो, हाँ। साथ साथ लिख लेना, मतलब लिखते चलना साथ साथ, बाद में रोकना मत मुझे, ठीक है। एट द टाइम ऑफ बर्थ, ठीक है, नंबर ऑफ प्राइमरी फॉलिकल, कितने होंगे जरा बताओ? बर्थ के टाइम पर नंबर ऑफ प्राइमरी फॉलिकल 2 मिलियन। पर अगर मैं तुमसे कहूं एट द टाइम ऑफ प्यूबर्टी, एट द टाइम ऑफ प्यूबर्टी कितने रह जाते हैं? 60,000 से 80,000। यहां तक कोई डाउट? हाँ या ना? तो बाद बाकी के कहां गए? डीजनरेशन, क्या बोलते हैं इसको? एट्रेसिया। एट्रेसिया क्या है? डीजनरेशन ऑफ फॉलिकल।
डीजनरेशन ऑफ फॉलिकल्स, यानी जन्म से लेकर के मेनोपॉज तक कंटिन्यू डीजनरेशन चल रहा है, एट्रेसिया चल रहा है, ठीक है। और ये फॉलिकल धीरे धीरे नंबर कम होता जा रहा है। पूरी लाइफ में एक्चुअल में कितने फॉलिकल चाहिए भाई? मिलियंस की जरूरत तो है नहीं, है? प्राइमरी फॉलिकल की बात करें, सिंगल लेयर ऑफ ग्रेन्युलोसा सेल, सिंगल लेयर ऑफ ग्रेन्युलोसा सेल देखने को मिल जाती है यहां पर बस। सेकेंडरी फॉलिकल की बात करूं तो क्या नजर आएगा इसके अंदर आपको? मल्टी लेयर ऑफ ग्रेन्युलोसा सेल, और साथ में थीका बन जाएगा। टर्शरी फॉलिकल की बात करें, थीका थोड़ा और एक फ्लूइड फिल्ड कैविटी बन जाएगी एंट्रम, पहले नहीं थी अब बन चुकी है। थीका पहले एक लेयर थी, अब दो लेयर में डिवाइड हो गया है, एक्सटर्ना और इंटरना। अगर ग्रेफिन फॉलिकल की बात करें तो एंट्रम का साइज पहले से बहुत ज्यादा हो गया। जोना पेलोसिडा नाम की एक लेयर पहले नहीं थी, अब बन चुकी है। थीका दो पार्ट में टर्शरी में ही डिवाइड हो चुका है। और एक खास टाइप का क्यूमुलस सोफोरस नाम का यानी ग्रेनुल सेल का मॉडिफिकेशन है, इस एग को होल्ड करने के लिए यहां बन चुका होता है। ठीक है, ऑलरेडी दो पार्ट में पहले से ही डिवाइडेड है, एक्सटर्ना और ये सारी स्टेज आ गई आपके एग की, बिल्कुल एनसीईआरटी की एक एक लाइन डायग्राम में ऐड कर दी है। ये दोनों स्टेज प्राइमरी सेकेंडरी डिप्लॉयड होते हैं, डिप्लॉयड, ये भी डिप्लॉयड है, ये भी डिप्लॉयड है। जबकि इसकी बात करता हूं तो दोनों की दोनों हैप्लॉयड होती हैं, ये भी हैप्लॉयड है तो ये भी हैप्लॉयड है। इसको हम बोलने वाले हैं प्राइमरी, प्राइमरी फॉलिकल। प्राइमरी फॉलिकल के अंदर ऊसाइड कौन सा होगा? प्राइमरी ऊसाइड, प्राइमरी ऊसाइड। प्राइमरी फॉलिकल की खास बात क्या है? सिंगल लेयर ऑफ ग्रेन्यूल। प्राइमरी ऊसाइड कैसा होगा? हैप्लॉइड, डिप्लॉइड? डिप्लॉइड। पर मियोसिस क्या होगी? अरेस्ट होगी। मियोसिस अरेस्ट इन प्रोफेज फर्स्ट।
पर जैसे ही प्यूबर्टी आती है तो एक हार्मोन होता है FSH, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, वो आता है इन फॉलिकल को आगे बढ़ने के लिए स्टिमुलेट करता है, तब जाकर के सेकेंडरी और टर्शरी फॉलिकल बनेंगे। तो ये कौन सा फॉलिकल होगा? सेकेंडरी फॉलिकल, फिर टर्शरी फॉलिकल, फिर ग्राफिन फॉलिकल। सेकेंडरी फॉलिकल, टर्शरी फॉलिकल एंड ग्राफिन फॉलिकल। सेकेंडरी, टर्शरी, ग्राफिन और प्राइमरी सारे फॉलिकल की अगर मैं बात करूं, सब मिलकर के, क्योंकि इनके ग्रेन्युलोसा सेल सब मिलकर के ग्रेन्युलोसा सेल की हेल्प से एक हार्मोन निकालते हैं, क्या बोलते हैं उसको? फीमेल सेकेंडरी सेक्सुअल हार्मोन होता है एस्ट्रोजन। डायग्राम में पूरी एनसीईआरटी की लाइनें इंक्लूड हैं। फाइनली क्या होगा? ओव्यूल्यूशन। ओव्यूल्यूशन होगा तो फेलिकल्स क्या होगा? रप्चर्ड होगा। फॉलिकल अगर रप्चर्ड होगा तो उसमें अंदर मिलने वाला ऊसाइड कहां जाएगा? बाहर। क्या बोलेंगे इसको? सेकेंडरी ऊसाइड। अच्छा, सेकेंडरी ऊसाइड में मियोसिस भी अरेस्ट होती है? यस। पूरे जीवन में 2 बार मियोसिस अरेस्ट होगी, एक तो प्राइमरी फॉलिकल में और सेकेंडरी ऊसाइड में। ऊसाइड तो बाहर निकल गया, अब बच्चा क्या? येलो कलर की एक बॉडी, येलो कलर की एक बॉडी किससे बनी? ग्रेन्युलोसा सेल के मॉडिफिकेशन से। क्या बोलेंगे इसको? कॉर्पस। क्योंकि इसमें ल्यूटिन प्रोटीन भरी होती है, ल्यूटिन प्रोटीन भरी होती है, सो इट इज कॉल्ड कॉर्पस ल्यूटियम। और कॉर्पस ल्यूटियम अगेन एक्ट एज एंडोक्राइन ग्लैंड, और क्या रिलीज करेगा? मेनली प्रोजेस्टेरॉन। पर इसके अलावा और किसकी बात करते हैं हम? एस्ट्रोजन। इनहेबिन, रिलैक्सिन। एनसीईआरटी साफ साफ लिखती है जब रिलैक्सिन के बारे में जिक्र कर रही है कि रिलैक्सिन ऑल्सो रिलीज फ्रॉम ओवरी। रिलैक्सिन ओवरी से भी निकलता है, तो ओवरी में कहां से निकलता है? कॉर्पस ल्यूटियम से निकलता है रिलैक्सिन, ठीक है, कॉर्पस ल्यूटियम से। अच्छा, कौन है जो इस कॉर्पस ल्यूटियम को बनाने का काम करता है? LH। जब तक LH का लेवल बढ़ा हुआ है कॉर्पस ल्यूटियम बनेगा, जैसे ही LH का लेवल डाउन हुआ कॉर्पस ल्यूटियम एक छोटी सी व्हाइट बॉडी में कन्वर्ट हो जाएगा, कॉर्पस एल्बाइकेंस। ये करा कौन रहा है? LH। क्या करा रहा है? ओव्यूल्यूशन। अब बताओ, ये सारी चीजें समझ में आ रही हैं? प्राइमरी फॉलिकल, सेकेंडरी फॉलिकल में प्राइमरी oocyte है, टर्शरी फॉलिकल और ग्राफिन फॉलिकल में सेकेंडरी oocyte है। मियोसिस 2 बार अरेस्ट हो रही है, प्राइमरी फॉलिकल में अरेस्ट है और सेकेंडरी फॉलिकल में अरेस्ट है, सॉरी सेकेंडरी oocyte।
प्राइमरी फॉलिकल की या प्राइमरी oocyte की अर्ली स्टेज, और अगेन सेकेंड टाइम सेकेंडरी oocyte की लेट स्टेज। नहीं, प्यूबर्टी के टाइम पे तो साइकिल चालू हो रही है। देखो, ये पहली तो अरेस्ट पहले से थी, जन्म लेने से पहले ये अरेस्टेड थे। अब प्यूबर्टी का इंतजार हो, जैसे प्यूबर्टी आई, एफएसएस निकला, तो अब रुकी हुई मियोसिस आगे बढ़ गई, यहां आकर के फिर रुक गई। अब इसमें आगे तभी होगी जब स्पर्म इसको फर्टिलाइज करेगा। अगर सपोज स्पर्म इसको फर्टिलाइज नहीं करता, हर मंथली साइकिल में पॉसिबल नहीं है, तो डिजेनरेट कर जाएगा, इसकी आगे की मियोसिस नहीं होगी। कंप्लीट मियोसिस तो उतनी ही ओवा में होगी जो जिनका फर्टिलाइजेशन होगा पूरी लाइफ के अंदर। अब मैं अलग से स्लाइड पे आपको प्राइमरी फॉलिकल सेकेंडरी फॉलिकल में डिफरेंस लिखाऊंगा, टर्शरी फॉलिकल और ग्रेफिन फॉलिकल में डिफरेंस लिखाऊंगा। वैसे तो डायग्राम में ऐड है सब कुछ, लेकिन वह लिखाऊंगा भी, कंसेप्ट एकदम बढ़िया से हो जाए। हाँ, सारा यस, प्राइमरी फॉलिकल की बात चल रही है। हाँ, सारे प्राइमरी फॉलिकल में अरेस्टेड फॉर्म में होते हैं बिल्कुल, पर सेकेंडरी फॉलिकल में ऑटोनॉमी अरेस्ट होगी जो मेंस्ट्रुअल साइकिल में पार्टिसिपेट करेंगे, सबके अंदर नहीं होगी। वो एक ही फॉलिकल होता है, डोमिनेंट फॉलिकल। क्या? वो भी मेंस्ट्रुअल साइकिल में कराऊंगा मैं, वो आगे की प्रोसेस है, कल कराऊंगा। मेंस्ट्रुअल और एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट, मतलब फर्टिलाइजेशन, सॉरी, मेंस्ट्रुअल साइकिल, फर्टिलाइजेशन और इम्प्लांटेशन, ये सारा कल हो जाएगा। रिमेनिंग वाला पार्ट परसों होगा। पार्टी देंगे, दे देंगे, ऐसी क्या बात है पार्टी। बर्थडे बर्थडे में निकल गया वैसे तो, ये अब चाह रहे हैं, खाली कहने से बर्थडे थोड़ी ना होता है। कल अच्छा अच्छा, वो वाला लाइव वाला, वो नॉर्मल था, वो लॉन्च था वो तो। अच्छा, लेकिन सेहत का भी ध्यान रखो, समझ रहे हो। नहीं मिलेगी, अच्छी हेल्दी चीज की मिलेगी, मिल जाएगी अब आज ही थोड़ी ना मिलेगी, अब तो वो बिलेटेड तो हो गया। अब बिलेटेड में कम से कम अच्छा दिन कोई होगा, उसमें अच्छे दिन करेंगे बढ़िया से। 1 जनवरी को कर लेना, 1 जनवरी को मैं नहीं हूँ यहाँ। तुम्हारी छुट्टी है क्रिसमस की यहाँ पर क्या? 1 तारीख की छुट्टी होती है? झूठ बोल रहे हैं, जुल्म हो रहा है। नहीं नहीं, जुल्म नहीं हो रहा भाई, कोर्स भी तो करना है तुम्हें, जुल्म थोड़ी ना है। मतलब एक बार कोर्स हो जाए फिर मस्ती से करना जो करना है। हाँ विशाल बेटा, जड़ी बूटी, मैं तो, तरुण सर ने बोला होगा। कौन? तरुण सर ने बोला। हाँ, मैं देखो, अगर मैं किसी को घर की कोई ऐसी चीज जिसमें रुपए नहीं लगते अब बता दूं, तो बुरी बात है अच्छी बात है? दवाएं खाना ज्यादा अच्छी बात है क्या? सिरप पे सिरप घोल घोल के पी जाओ और दवाएं खा जाओ, इंस्टेंटली आप अच्छे हो जाओगे, पर लॉन्ग टर्म साइड इफेक्ट तगड़े होंगे। हाँ, अगर हल्दी, जो हल्दी में बहुत बात करता रहता हूं मैं, उसकी अगर बात करूं तो मुझे जड़ी बूटी बोलते हो हल्दी को यार, ठीक है, जो भी है, मतलब मेरे संग के लोग बोलते हैं। मैं सबसे कहता हूँ कि हल्दी यार पी लिया करो। अब क्या जड़ी बूटी खिलाते रहते हो, वो हल्दी जड़ी बूटी है क्या भाई? ये तो अपनी इंडियन पद्धति की उसमें आती है भाई, ठीक है, हाँ आयुर्वेदा में आती है।
पर नेचुरल वाली, ठीक है। तो अब लोगों को लगता है कि मैं जड़ी बूटी, समझ रहे हो ना, फालतू इधर उधर की बातें करता हूँ, पर एक्चुअल में रियलिटी है। अब मैं कहूंगा कि पैरासीटामोल लेते रहो, एंटीबायोटिक एगमेंटिन लेते रहो तुम, ठीक है, एमोक्सिसिलिन लेते रहो तुम, तो तुम मर जाओगे तुम रियलिटी में। डॉक्टरों ने ये तो कर दिया मुझे, ढेर सारी एगमेंटिन लिख दी मुझे, बहुत सारी, ठीक है, इतनी एगमेंटिन खाली मैंने, क्योंकि मुझे वो भी इसलिए मजबूरी ली कि मुझे पढ़ाना था, गला रुक ना जाए। पर एक्चुअल में नेचुरल ट्रीटमेंट सबसे बेस्ट ट्रीटमेंट है, वो तुम समझोगे जब तुम डॉक्टर बन जाओगे तब। कहोगे हम दवा नहीं खा रहे हैं, जहर खा रहे हैं और खिला रहे हैं, क्या करें। इसमें किसी को डाउट है? अरे बोल तो दो भाई। अरे यार, यहां तक कोई डाउट है? अब 2 स्लाइड चाहिए मुझे जिसमें मैं प्राइमरी और सेकेंडरी सॉरी टर्शरी और ग्राफिन को अलग अलग क्लासिफाई करूंगा। तरुण सर बहुत दवाएं खाते हैं, उनकी दवाओं का है घर पे काम, तो जब भी हम रहते हैं गेस्ट हाउस में, उनकी रैक में दवाएं दवाएं मिलेंगी। कौन सा कूपा? हाँ, नहीं नहीं, उन्होंने मुझे भी बताया था रात में कि भाई खांसरे कम करना, वो एस्टाकाइन सिरप ले लेना, पर उनकी बात रखने के लिए मैंने सिरप खरीद लिया है, ठीक है, खरीद लिया है भी, पर गरारे करके आया हूँ बहुत सारे, ठीक है, समझ गए ना मेरी बात। और ये योगी कंठिका जो होती है, तुम बात कर रहे थे, आज खरीद ली मैंने, हैं? हाँ, तभी तो उनको नॉलेज है दवाओं की, दवाएं वो दवाओं के अलावा दूसरी बात नहीं करते। अरे क्या सर, ये फालतू की चीजें होती हैं, ये हल्दी हल्दी सीधी दवा खाओ खत्म ठीक है। हैं? क्या चीज? क्यों अरेस्ट हो जाता है? क्यों अरेस्ट रहता है? अगर सोचो प्रोफेस फर्स्ट में अरेस्ट ना रहे, ठीक है, तो आगे क्या, जब स्पर्म फर्टिलाइज करेगा तो आगे की प्रोसेस कैसे होगी? देख कॉमन, मैं बताता हूं, वापस आ रहा हूं। जैसे स्पर्म की तरह, ठीक है, प्रोसेस आगे बढ़ जाती स्पर्म की तरह। स्पर्म में क्या होता है, सीधा डायरेक्टली गैमीट बन जाता है, पर यहां डायरेक्ट गैमीट बनता है क्या? डायरेक्ट नहीं बनेगा, गैमीट उतने का ही बनेगा जो एक्चुअल में फर्टिलाइजेशन में पार्टिसिपेट करेंगे। नेचर यहां दो चीजें चाहती है, ठीक है, नेचर चाहती है एक तो एनर्जी कंजर्वेशन रहे, ठीक है, उतने ही ओवा का मियोसिस कंप्लीट हो जो एक्चुअल में फर्टिलाइजेशन में पार्टिसिपेट करते हैं, बाद बाकी का इसमें कोई रोल नहीं है। समझ गए ना मेरी बात? पहला। दूसरा, भाई अगर मियोसिस यहां पर प्रोफेस फर्स्ट में अरेस्ट नहीं होगी, तो तुम क्या मिलियंस ओवा की मियोसिस कंप्लीट पहले कैसे कर लोगे? समझ रहे हो? इसलिए मियोसिस सिर्फ उतनी ही ओवा की आगे बढ़ेगी जब प्यूबर्टी के टाइम पर एफएसएस के भाई, अगर ऐसा नहीं होता तो मेंस्ट्रुअल साइकिल चलती क्यों? मेंस्ट्रुअल साइकिल चलती ही क्यों? मेंस्ट्रुअल साइकिल बनी ही क्यों है? जो रिक्वी मियोसिस है उसको आगे बढ़ाने के लिए तो मेंस्ट्रुअल साइकिल बनी है, ठीक है, तो पूरा नेचुरल सिस्टम ही बिगड़ जाता सारा का सारा। तो मेंस्ट्रुअल साइकिल इसी पर बेस्ड है जो हम कल करने वाले हैं, ठीक है। देखो तुम समझोगे तो मेंस्ट्रुअल साइकिल यहां पर हो गई। मेंस्ट्रुअल साइकिल के अंदर दो चीजें होती हैं, एक ओवरी में चेंजेस और साथ में क्या हो रहा है, यूट्राइन वॉल में चेंजेस। भाई ये बढ़ रहे हैं, एस्ट्रोजन निकल रहा है, एस्ट्रोजन यूट्राइन वॉल में एंडोमेट्रियम की थिकनिंग को बढ़ा रहा है, ठीक है। कॉर्पस ल्यूटियम बन रहा है जो प्रोजेस्टेरोन बना रहा है, वो एंडोमेट्रियम को हाईली वेस्कुलर सेक्रेटरी बना रहा है। अचानक से डिजेनरेट कर गया, एंडोमेट्रियम टूट के निकलना चालू हो गई, नहीं आया क्या? तो साथ साथ ही तो चल रही है प्रोसेस। तो एक्चुअल में ओवेरियन साइकिल पैरेलली यूट्राइन साइकिल के पैरेलल चल रही है। तो ये एक्चुअल में मेंस्ट्रुअल साइकिल चल रही है, 14 दिन की फेज, लास्ट 14 दिन की फेज, 14 दिन की फेज, फिर लास्ट 14 दिन की फेज, और 14वें दिन क्या होता है मिड में, ओव्यूल्यूशन। आ रही है ना? तो एक्चुअल में ये मेंस्ट्रुअल साइकिल नहीं है, ठीक है, ये ब्रह्मांड में चलने वाली एक साइकिल है, ठीक है। अगर तुम कंपैरिजन करना, जो एस्ट्रोलॉजर होते हैं वो मेंस्ट्रुअल साइकिल को, ठीक है, ब्रह्मांड में चलने वाली जो प्लेनेट की साइकिल उनसे कंपाइल करते हैं, बड़ा अल्टीमेट में भी कंपाइल किया, मैं तो कुछ शॉक्ड हो गया, ठीक है। तो चीजें वास्तव में साधारण चीजें नहीं है, आप समझ रहे हो ना? अरे हाँ या ना? कहां खो गया तू फिर? हाँ, हाँ, तो सीधी सी बात है, कॉर्पस एल्बिकेंस कब बनेगा, जब एलएच का लेवल डाउन हो जाएगा, और एलएच का लेवल डाउन नहीं होगा तो ये मेंटेन रहेगा। इसमें किसी को डाउट है? अब सीधी बात करते हैं, मेरे साथ लिखना। एक तरफ तो तुम बात करोगे
एक तरफ तो तुम लिखोगे प्राइमरी फॉलिकल, कौन सा फॉलिकल, दूसरा क्या लिखोगे, सेकेंडरी फॉलिकल, प्राइमरी फॉलिकल एंड सेकेंडरी फॉलिकल। अच्छा, क्या अंतर होता है प्राइमरी फॉलिकल सेकेंडरी फॉलिकल में? अब मैं तुमसे पूछूं कौन सा ऊसाइट होगा यहां, जरा बताओ। प्राइमरी, तो यहां पर भी कौन सा ऊसाइट होगा? दोनों ऊसाइट में अंतर क्या है? कुछ तो अंतर होगा। ये प्राइमरी यूसाइट हैप्लॉइड होगा डिप्लॉइड? तो ये वाला कैसा होगा? तो अंतर क्या हुआ? ये भी अंतर नहीं है क्या? यस, बिल्कुल सही। यहां पर मियोसिस फर्स्ट अरेस्ट है, समझ रहे हो? मियोसिस फर्स्ट क्या है? अरेस्ट। पर क्या यहां मियोसिस फर्स्ट अरेस्ट है? कंटिन्यू, आगे फर्दर कंटिन्यू हो जाती है, ठीक है। ये अंतर है, ठीक है। इस स्टेज से इस स्टेज में जाने के लिए किसकी जरूरत होती है? प्यूबर्टी। प्यूबर्टी के टाइम पर कौन सा हार्मोन? अगर एफएसएच नहीं होगा तो इससे इसमें कन्वर्ट हो पाएगा? आई या नहीं आई? कोई डाउट? अगर फॉलिकल लेवल पर मैं अंतर पूछूं, फॉलिकल लेवल पर क्या डिफरेंस है, तो मैंने आपको साफ साफ बताया था, प्राइमरी फॉलिकल में कुछ भी नहीं होता, सिंगल लेयर ऑफ ग्रेन्यूलोसा सेल, कोई थीकाई का भी नहीं होता, सिंगल लेयर ऑफ ग्रेन्यूलोसा सेल। जबकि यहां क्या होंगे? मल्टी लेयर ऑफ ग्रेन्यूलोसा सेल, मल्टी लेयर ऑफ ग्रेन्यूलोसा सेल। अच्छा, ग्रेन्यूलोसा सेल के मॉडिफिकेशन से, रूपांतरण से क्या बनता है? तो क्या बन जाएगा? थीका नाम की एक लेयर बन जाएगी जो पहले नहीं थी। समझ रहे हो ना मेरी बात? तो यहां क्या बन रहा है? सिंगल लेयर ऑफ जबकि यहां क्या होगा? मल्टी लेयर। एंड फॉर्मेशन ऑफ थीका। थीका क्यों बनती है? क्या जरूरत है थीका की? थीका क्या है जरूरत थीका की? थीका क्यों बनती है? कौन बनाता है थीका को? ग्रेन्युलोसा सेल बनाते हैं। क्यों बनाते हैं? थीका इज अ मॉडिफाइड फॉर्म ऑफ ग्रेन्युलोसा विच रिलीज लार्ज अमाउंट ऑफ एस्ट्रोजन, क्योंकि एस्ट्रोजन की जरूरत ज्यादा है अब, तो उसके मॉडिफिकेशन से अब थीका का फॉर्मेशन हुआ है। अभी भी मियोसिस फर्स्ट ही चल रही है, यानी प्राइमरी ऊसाइड आपका प्राइमरी फॉलिकल में भी है और प्राइमरी ऊसाइड आपका सेकेंडरी फॉलिकल में भी है, बस मियोसिस का अंतर है।
अब बात करते हैं टर्शरी फॉलिकल और ग्राफिन फॉलिकल। ये थोड़ा सा डिफरेंस है। टर्शरी फॉलिकल और ग्राफिन फॉलिकल। टर्शरी फॉलिकल में प्राइमरी oocyte होगा, सेकेंडरी oocyte होगा। प्राइमरी भी होगा और सेकेंडरी भी होगा। ध्यान रखना, यहां क्या होगा, प्राइमरी oocyte। हैप्लॉइड होगा डिप्लॉइड? डिप्लॉइड। जिसके अंदर मियोसिस फर्स्ट क्या होगी, कंप्लीट। और मियोसिस फर्स्ट कंप्लीट होने से क्या बनेगा, दो सेल बनेंगे। मियोसिस फर्स्ट क्या होगी, कंप्लीट। जब मियोसिस फर्स्ट कंप्लीट होगी तो प्राइमरी oocyte से एक बड़ी सेल बनेगी। अच्छा, डिवीजन ऑफ अनइक्वल डिवीजन होगा, इक्वल डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म होगा? जब अनइक्वल डिवीजन होगा, एक सेल को जरा सा साइटोप्लाज्म मिलेगा और एक को ज्यादा मिलेगा, एक को टिनी थोड़ा सा, और एक को साइटोप्लाज्म ज्यादा मिलेगा। जिसको साइटोप्लाज्म कम मिलेगा उसको क्या बोलेंगे, पोलर बॉडी। तो फर्स्ट पोलर बॉडी कहां बनती है, तो ये क्या बनेगा, सेकेंडरी। सेकेंडरी oocyte। हैप्लॉइड होगा डिप्लॉइड, हैप्लॉइड। हैप्लॉइड। अब बताओ, यानी टर्सरी फॉलिकल में प्राइमरी oocyte भी है, टर्सरी फॉलिकल में सेकेंडरी oocyte भी है, अनइक्वल डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म हो रहा है मियोसिस फर्स्ट के अंदर। यहां तक कोई डाउट? ह्यूमन में फर्स्ट पोलर बॉडी डिवाइड नहीं करती, क्या कहीं और डिवाइड करती है? यस। कुछ अलग स्पीसीज हैं जहां पर मैमल्स में ये फर्स्ट पोलर बॉडी भी डिवाइड कर जाएगी, एनसीईआरटी ने साफ साफ लिख रखा है, ठीक है, पर ह्यूमन में नहीं करती। कुछ नहीं, फिर छोटी छोटी सेल बना देंगे। मतलब जब अनइक्वल डिवीजन हो रहा था तो थोड़ा ज्यादा साइटोप्लाज्म मिल गया उसको, ऑलरेडी बहुत ज्यादा था इसलिए, तो देखा ज्यादा मिल गया तो बैठूं क्यों, फिर डिवीजन करती हूँ एक बार, फिर डिवाइड कर जाती है, फिर दो पोलर बॉडी बन जाती है। किसी काम की नहीं है। पोलर बॉडी का रोल ही नहीं है ना फिर भी, ऐसा नहीं है कि वो सेल बेकार है, उसके पास पूरा न्यूक्लियस है, साइटोप्लाज्मिक ऑर्गेनेल्स भी है, पर साइटोप्लाज्म इतना कम है कि वो मेटाबॉलिक प्रोसेस नहीं कर पाएगी उसे, तो डिजेनरेट कर जाएगी। तुम समझ रहे हो ना मेरी बात? अलग मैमल्स हैं, जब पढ़ोगे तुम जूलॉजी के स्पेशलिस्ट में जाओगे तब। पहले रैबिट पढ़ाया जाता था, उसमें डिवाइड करती थी, ह्यूमन नहीं था, रैबिट था, रैबिट। रैबिट ही पढ़ाते थे, मतलब सारे सिस्टम रैबिट की पढ़ाते थे। ह्यूमन तो बाद में आया है, ह्यूमन आया फिर अप्लाइड टॉपिक आए, सिलेबस अच्छा हुआ धीरे धीरे, टीचरों के पढ़ाने का मन बढ़ा, बच्चों के पढ़ने का सिस्टम बना। पहले जूलॉजी बहुत गंदी थी, 3 महीने सिर्फ इनवर्टिब्रेट और वर्टिब्रेट पाए जाते थे, बहुत ज्यादा, 3 महीने तक हर कोचिंग में चलते थे, क्वेश्चन भी आते थे, 12-13 क्वेश्चन आते थे। यहां तक कोई डाउट? अरे हाँ या ना? यानी यहां पर आपको प्राइमरी फॉलिकल भी मिल रहा है, यहां पर आपको सेकेंडरी फॉलिकल भी मिल रहा है, दोनों फॉलिकल देखने को मिल रहे हैं, सॉरी oocyte, समझ रहे हो? हाँ, प्राइमरी oocyte भी देखने को मिल रहा है और सेकेंडरी oocyte भी देखने को मिल रहा है एक ही फॉलिकल के अंदर। समझ गए ना मेरी बात? अगला,
अब फॉलिकल की बात कर लें तो उस साइड की बात बहुत हो गई। टर्शरी फॉलिकल के अंदर क्या फ्लूइड फिल्ड कैविटी एंटर बन जाता है? यस। फॉर्मेशन ऑफ फ्लूइड फिल्ड कैविटी एंट्रम। अच्छा, टर्सरी फॉलिकल में थीका क्या डिवाइड करता है? यस। थीका आगे जाके दो पार्ट में डिवाइड हो जाएगा, एक्सटर्ना इंटरना। इससे एस्ट्रोजन का लेवल और बढ़ेगा। ये दोनों ही फीचर मैंने यहां पर मेंशन कर दिए हैं। ये तो हो गया एंट्रम। और ये हो गया जोना पेल्यूसिडा, जेडपी। ये क्लियर और दिखा रखी है, जोना पेल्यूसिडा। ये दिखा रखा है क्यूमुलस ओफोरस। बस ये चेंजेस हो गए टर्शरी फॉलिकल में, जो भी चेंज हुए हैं आपके सामने हैं। अब बात करते हैं ग्राफिन फॉलिकल। प्राइमरी उस साइड होगा, सेकेंडरी उस साइड होगा? इस सेकेंडरी उस साइड और सेकेंडरी उस साइड में कोई डिफरेंस है? यस या नो? यस। यहां पर अगेन मियोसिस सेकंड अरेस्ट हो जाएगी। मेटाफेज 2 में ये अंतर है, जो पहले नहीं थी, अब आके अरेस्ट हुई। अगर मैं पूछता हूं और क्या बना, फॉर्मेशन ऑफ जोना पेल्यूसिडा, फॉर्मेशन ऑफ जोना, इससे पहले पेल्यूसिडा नहीं था, अब बन गया। जो सेल्यूलर लेयर है, नॉन सेल्यूलर है? जिसको एग खुद सीक्रेट करता है वो प्राइमरी लेयर होती है। और खास बात क्या है इसकी, ग्राफिन फॉलिकल की? अगला साइज क्या हो गया यहां पर? इंक्रीज, क्योंकि सेकेंड डिवीजन होनी है आगे। और क्या हुआ यहां पर? वो तो लिख दिया मैंने। हाँ कर सकते हो, मेमोरी नहीं, लेयर एक तरीके से। प्राइमरी एग मेम्ब्रेन बोलते हैं उसको। सेकेंडरी एग मेम्ब्रेन एग के अराउंड मिलने वाले सेल से बनती है। टर्सरी एग मेम्ब्रेन जो रिप्रोडक्टिव ट्रैक से सीक्रेशन से बनती है, जैसे क्लाइडोइक एग के अंदर मुर्गी का अंडा, उसका हार्ड सेल होती है, वो ट्रैक के सीक्रेशन से बनती है, वो टर्सरी एग मेम्ब्रेन होती है। ह्यूमन के अंदर प्राइमरी सेकेंडरी होते हैं, टर्सरी नहीं होते। अब बताओ ये चीज समझ में आई नहीं आई? भाई प्राइमरी सेकेंडरी टर्शरी ऑफ ग्राफिन फॉलिकल में अंतर क्या है और उनके अंदर मिलने वाले साइड में अंतर क्या है? आ रही है ना?
कुछ नहीं है, इट इज अ मॉडिफिकेशन ऑफ ग्रेन्युलोसा सेल। वो सिर्फ एग को होल्ड करके रखता है बस, क्योंकि फटने वाला है एग, समझ रहे हो ना, उसको होल्ड करके रखता है, वहीं जहां ये होता है वहीं से एग फट के बाहर निकलता है। बस लिख दिया है मैंने, तुम्हारे में लिखा, नीचे वाले ने लिखा है, तुम्हारे में लिखा दिया है मैंने। ये चारों फॉलिकल समझ में आ गए, यस या नो? अब हम बात करेंगे एक्चुअल में एनसीईआरटी ने जो बात कही है उस ऊजेनेसिस की। अच्छा एक पहले एग समझा दूं। अगर मैं एग की बात करता हूं तो जोना पेलिसुडा प्राइमरी एग लेयर है, सेकेंडरी है? जितने भी प्राइमरी लेयर्स होते हैं वो नॉन सेलुलर है, जेली कोट है जिसको एग खुद रिलीज करता है। जो एग के अराउंड मिलने वाले सेल के मॉडिफिकेशन से बनते हैं वो सेकेंडरी एग मेम्ब्रेन होते हैं। और जिनको कोई भी एनिमल का रिप्रोडक्टिव ट्रैक सिक्रेट करता है वो टर्शरी एग मेम्ब्रेन होते हैं। जैसे क्लाइडोइक एग, कैल्शियम कार्बोनेट का अंडा, मुर्गी का अंडा, उसका ऊपर जो खोल होता है, ठीक है। तो हमारे अंदर प्राइमरी सेकेंडरी मिलेंगे, पर मुर्गे के अंदर प्राइमरी सेकेंडरी टर्शरी तीनों मिलेंगे। आई एन आई। सेकेंडरी एग मेम्ब्रेन कोरोना रेडिएटा फॉलिकुलर सेल के मॉडिफिकेशन से बनी है। बाद बाकी ये तो कॉर्टिकल न्यूक्लियस और ये साइटोप्लाज्म है ये आपके सामने। हमारा एग कैसा होता है? ए लेसाइथल। ए का मतलब एब्सेंट, लेसाइथल का मतलब न्यूट्रिएंट ही नहीं होते। क्यों नहीं होते? क्योंकि हम प्लेसेंटल मैमल्स हैं। अगर हम ओवी पैरस होते तो हमारे अंदर न्यूट्रिएंट होते, जैसे मुर्गी के अंडे के अंदर होते, ठीक है। क्योंकि प्लेसेंटा नहीं होता, न्यूट्रिशन कुछ तो कोई तो ना कोई तो देना पड़ेगा ना। आई या नहीं आई? जोर से बोल। नहीं आई, फिर से बोल। हाँ हाँ उसमें होगा बिल्कुल, वो तो अंडे देता है भाई, वो तो एग लेइंग मैमल्स है, अंडे देने वाला। भाई अंडे होंगे तो मतलब न्यूट्रिएंट होगा। कौन है जो उसको न्यूट्रिशन देगा? अंडे में भरा हुआ योगी तो देगा भाई। हमारे पास तो प्लेसेंटा है, हम प्लेसेंटा की तो न्यूट्रिशन देंगे। अब आगे आ जाओ, लास्ट। अगर मैं oogenesis की बात करूं तो जैसे मैंने स्पर्मेटोजेनेसिस कराई थी, जैसे स्पर्म को बनाने के लिए स्पर्मेटोगोनिया थे, तो ओवा को बनाने के लिए oogonia। वहां डिवीजन होता था, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट बनता तो यहाँ प्राइमरी oocyte। प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट में मियोसिस फर्स्ट होती है तो यहाँ प्राइमरी oocyte में मियोसिस फर्स्ट होगी, ठीक है। वही चीज आ जाएगी। जैसे oogenesis, अगर मैं oogenesis की बात करता हूं, जन्म लेने से पहले फीटल लाइफ में ही ये मल्टीपल एग ओवा बन जाते हैं। कौन सी डिवीजन करके? माइटोटिक डिवीजन करके बन जाते हैं। सारे के सारे डिप्लॉयड होते हैं, सबके अंदर मियोसिस रुक जाती है। कहां के रुक जाती है? प्रोफेज फर्स्ट। तुम सुन रहे मेरी बात है? चुप बैठे हो एकदम? सब डिप्लॉयड होते हैं, सब डिप्लॉयड होते हैं। क्लियर है? तुमसे पूछूं क्या हो रहा है? फॉर्मेशन ऑफ ऊगोनिया। कितने ऊगोनिया बनते हैं इस तरीके से? बाय माइटोटिक डिवीजन। कितने? अ कपल ऑफ मिलियन, यानी 2 मिलियन। हैप्लॉइड होते हैं, डिप्लॉइड 2n है, मींस 46 क्रोमोसोम होंगे इन सबके पास। क्लियर है? अरे हाँ है ना।
इनसे मियोसिस फर्स्ट आगे स्टार्ट होगी, तो उससे भी पहले सबसे पहले साइज बढ़ेगा। इंक्रीज क्या होगा इनका? साइज। साइज इंक्रीज होगा तो आप क्या बोलोगे इनको? डिप्लॉयड होंगे। क्या बोलोगे इनको? प्राइमरी ऊसाइट। क्या चीज? माइटोसिस या माइटोसिस के लिए डिफरेंशिएशन टर्म? हाँ हाँ कर सकते हो, माइटोसिस इन डिफरेंशिएशन, बिल्कुल। डिफरेंशिएशन यहां करके हो रहा है। हाँ, वैसे डिफरेंशिएशन सही मायने में टर्म तब यूज करोगे जब जीन लेवल पे चेंज होता है। अभी जीन लेवल पे चेंज कुछ नहीं हो रहा, सिर्फ साइटोप्लाज्म का साइज बढ़ा है। ठीक है। जो डिफरेंशिएशन टर्म जोड़ते हैं जेनेटिक्स के अंदर, यानी जेनेटिकल लेवल पर चेंज होना, जीन में डिफरेंशिएशन हो गया, समझ रहे? जेनेटिक लेवल पर डिफरेंशिएशन हो गया, तो अभी तो साइज बढ़ रहा है। समझ रहे मेरी बात? साइज बढ़ रहा है। सभी प्राइमरी ऊसाइट हैं, सभी के अंदर मियोसिस रुक जाती है। कहां रुक जाती है? प्रोफेज फर्स्ट में। कब तक? जब तक कि प्यूबर्टी नहीं आएगी, परिपक्वता नहीं आएगी, रुकी रहेगी। यानी इसके आगे की स्टेज अगर देखो तो ऐसे होने वाली है, ऐसे। इस लाइन के ऊपर सारी की सारी फीटल लाइफ है, और लाइन के नीचे प्यूबर्टी वाली लाइफ, और दोनों लाइनों के बीच में चाइल्डहुड, पूरा बचपन निकल गया। यहां से यहां तक पूरा बचपन, यहां से यहां तक पूरा एम्ब्रियोनिक लाइफ, फीटल लाइफ। ये प्यूबर्टी से लेकर के मेनोपॉज, ये 3 लाइफ होती हैं, तीसरे की जरूरत नहीं है। अब यहां एक छोटी सी सेल, अनइक्वल डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म होगी, एक बड़ी सी सेल, इसको क्या बोलेंगे? सेकेंडरी oocyte। तुमसे पूछा जाए इसको क्या बोलेंगे? प्राइमरी फर्स्ट पोलर बॉडी। तुमसे कोई पूछे बताओ प्राइमरी oocyte कहां कहां देखने को मिलेगा, क्या बोलोगे? प्राइमरी फॉलिकल एंड सेकेंडरी फॉलिकल। सेकेंडरी oocyte कहां कहां मिलेगा? टर्शरी फॉलिकल एंड ग्राफिन फॉलिकल। अब बताओ फर्स्ट पोलर बॉडी का फॉर्मेशन कहां हो रहा है? ओवरी के अंदर। यहां तक कोई डाउट? अब सेकेंडरी oocyte जो है, स्पर्म अगर इसको फर्टिलाइज करेगा तो आगे की स्टेज होगी, नहीं तो नहीं होगी। समझ रहे हो? अगर स्पर्म ने इसको फर्टिलाइज किया तो आगे की स्टेज में एंटर करेगा, नहीं तो नहीं करेगा, डिजेनरेट कर जाएगा भाई।
एक स्लाइड और चाहिए मुझे, पहले इतना बना लो फिर स्लाइड पर कर और चीजें ऐड करूंगा। स्पर्म किसको फर्टिलाइज करता है? सेकेंडरी oocyte को। कहां पर करता है? फैलोपियन ट्यूब के अंदर, एम्पुलर रीजन के अंदर। अगर फर्टिलाइज किया तो क्या होगा? रुकी हुई मियोसिस फिर आगे बढ़ जाएगी और एक सेकंड पोलर बॉडी का फॉर्मेशन होगा और एक ऊटिड या ओवा का प्रॉपर फॉर्मेशन होगा। सेम इस बार भी अनइक्वल डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म होगी। हो गया? तुम पूछ नहीं रहे हो कुछ भी, लिख रहे हो बस। बढ़िया चल रहा है। क्वेश्चन भी आना जरूरी है ना। हाँ भाई, हो गया? कोई बचा? अब नोटेबल पॉइंट डाल करके अगर तुमसे मैं कहूं फर्स्ट पोलर बॉडी कहां बनेगी? क्या बोलोगे? ओवरी। ओवरी में भी कहां? टर्शरी फॉलिकल। अगर मैं आपसे कहूं सेकंड फर्स्ट पोलर टर्शरी फॉलिकल में तो बनेगी। आपसे कहूं सेकंड पोलर बॉडी कहां बनेगी? आप बोलोगे फैलोपियन ट्यूब। फैलोपियन ट्यूब में कहां बनेगी जरा बताओ? इन फैलोपियन ट्यूब आफ्टर entry of sperm and before completion of fertilization। स्पर्म के एंटर करते ही इसका बनना चालू होता है, पर फर्टिलाइजेशन यानी जायगोट के बनने से पहले ये कंप्लीट हो जाता है। समझे नहीं समझे? स्पर्म एंटर करेगा, जैसे अगर तुमसे कहूं मैं सारे क्रोमोसोम कहां थे? इक्वेटर पर थे। क्या कर रहे थे? अरेस्टेड फॉर्म में थे। कौन अरेस्ट किए हुए था? खास टाइप की प्रोटीन, इसको हम कह सकते हैं मेटाफेज प्रमोटिंग कॉम्प्लेक्स। इसको बांध के रखें। पर जैसे ही स्पर्म एंटर करता है, स्पर्म एंटर करता है, तुरंत ही स्पर्म की एंट्री करने का मैकेनिज्म स्टार्ट होती है। उसमें एनाफेज प्रमोटिंग कॉम्प्लेक्स बनते हैं, एपीसी। ये इन मेटाफेज प्रमोटिंग कॉम्प्लेक्स को डाइजेस्ट कर देते हैं और डाइजेस्ट करते ही डिसजंक्शन चालू हो जाएगा। ये अपने अपने इक्वेटर पर जाना चालू कर देंगे और ऐसा होने से कौन सी फेज आ जाएगी? एनाफेज।
और आपको दो सेल मिलेंगे, एक छोटी सी टिनी सेल और एक बड़ी सी सेल, ठीक है। इसको हम क्या बोलेंगे? सेकंड पोलर बॉडी, सेकंड पोलर बॉडी, उसको बोलेंगे प्रोन्यूक्लियस, प्रो, समझ में आया नहीं आया? यानी सेकंड पोलर बॉडी जब बनती है वो कब बनती है? आफ्टर एंट्री ऑफ स्पर्म बट बिफोर कंप्लीशन ऑफ फर्टिलाइजेशन, उससे पहले बन जाती है। क्या बेटा? स्पर्म रिलीज कुछ नहीं करता है, स्पर्म जब एंटर करता है तो कैल्शियम आयन रिलीज होते हैं, ठीक है, वो बताऊंगा मैं फर्टिलाइजेशन के अंदर। कैल्शियम आयन एक्ट है सेकेंडरी मैसेंजर, यही सेकेंडरी मैसेंजर एनाफेज प्रोमोटिंग कॉम्प्लेक्स को बनाते हैं, जीन को स्टिमुलेट करके जीन बनाते हैं इस प्रोटीन को। और ये प्रोटीन एक तरीके से प्रोटियासोम है, प्रोटीन को खाने वाले प्रोटियासोम। तो ये मेटाफेज प्रोटीन कॉम्प्लेक्स को खा जाते हैं पकड़ के, जैसे ही खाते हैं तो वो जो बंधा हुआ हथकड़ियां आती हैं वो टूट जाती हैं, तुरंत डिजंक्शन चालू हो जाता है। कुछ नहीं, ये प्रोटीन जो जीन से बनती है, ये आगे अभी आएगा, आगे की उसने पूछ लिया इसलिए बोल दिया मैंने, आगे आएगा, ठीक है। अभी फर्टिलाइजेशन में समझाऊंगा भाई, जरूरत नहीं है, पुराने नोट्स में समझा रखी है मैंने, पहले मैंने बहुत ज्यादा ही चीजें पढ़ा रखी हैं, बहुत ज्यादा। तभी मैं कमेंट देखता हूँ एमडी सर आउट ऑफ एनसीईआरटी, अरे यार मैंने कहा यार ठीक है, आप एनसीईआरटी पे आते हैं। क्योंकि पहले ये था कि कंसेप्ट बच्चे के दिमाग में ये ना रहे कि जूलॉजी के अंदर रटंत विज्ञान ना हो, एकदम कंसेप्ट समझे यार, ये हो रहा है तो ऐसे हो रहा है। एनसीईआरटी तो पूरी होती है हमेशा, और कंसेप्ट सारे, इस बार कंसेप्ट थोड़े मैंने एनसीईआरटी बेस्ड वाले रखे हैं, जो ओनली एनसीईआरटी बेस्ड हैं। एक भी बच्चा जो आपको जानता हो और मेडिकल कॉलेज में हो, पूछ लेना एमडी से नोट्स काम आ रहे हैं नहीं आ रहे हैं, फोन करके पूछ लेना, ठीक है, जो पढ़ा हो मुझसे और आपको भी जानता हो। कोई जानने वाला नहीं है? तू पहला ही व्यक्ति है अपने गांव का, तो वो तो बड़ा डॉक्टर, मतलब पुराना भाई होगा ना, बड़ा हो गया होगा अब तो, कंप्लीट हो गया अब। तो अब ये करेगा आगे ही प्रोसेस स्टार्ट। हाँ, यहां तक कोई डाउट है? अच्छा सुनने वाले थे? अरे तुम अच्छा याद दिला दिया, टाइम तो अभी है हमारे पास, टाइम है कितना, 15 मिनट है, 10 मिनट है? 18 ना? तो अभी मैं, ये कंप्लीट हुआ नहीं हुआ? तो इसीलिए तो गायब हो गए बच्चे क्या? इसीलिए गायब हुए हैं क्या? ये एनसीईआरटी के डायग्राम में किसी को डाउट है? नहीं ना? नहीं? अच्छा एक मिनट रुक जाओ। अगर मैं मेंस्ट्रुअल साइकिल की बात करूं तो ये कहां देखने को मिलती है? आप बोलोगे प्राइमेट्स के अंदर। इवोल्यूशन में बताऊंगा प्राइमेट्स क्या होते हैं, ठीक है, ठीक है, मैं पूरा क्लासिफिकेशन कराऊंगा उसका मैं, ठीक है। कल नहीं तो बेसिक कराऊंगा आज मैं, बेसिक बेसिक, अभी बस ओवरव्यू समझा रहा हूं क्या है मेंस्ट्रुअल साइकिल, कल आते मैं चालू कर दूंगा इसलिए, ठीक है। एक ओवरव्यू, पूरा नहीं कराऊंगा, पूरी तो हो ही नहीं पाएगी, ठीक है। अगर मैं प्राइमेट्स की बात करता हूं तो उसमें मंकी एप और ह्यूमन बीइंग आ जाते हैं, मंकी एप और ह्यूमन बीइंग आ जाते हैं, ठीक है। ये अपने फेशियल एक्सप्रेशन से, भाई प्राइमेट्स की खास बात क्या है, ये अपने इमोशन को रिप्रेजेंट करना जानते हैं फेशियल मसल्स की हेल्प से। नहीं आया? दुख को रिप्रेजेंट करेंगे, खुशी को रिप्रेजेंट करेंगे, नहीं समझ, पगला जाते हैं तो अपना एक अलग ही रिप्रेजेंटेशन करते हैं, वो समझ रहे हो ना मेरी बात? हाँ, तो सारी चीजें वो रिप्रेजेंट करना जानते हैं, मंकी एप और ह्यूमन बीइंग। इन सबके अंदर मेंस्ट्रुअल साइकिल देखने को मिलती है। अगर इनके अलावा किसी और एनिमल की बात करते हैं तो मेंस्ट्रुअल साइकिल देखने को मिलती है, ठीक है। मैमल्स है पर वहां मेंस्ट्रुअल साइकिल देखने को, मेंस्ट्रुअल साइकिल नॉर्मल साइकिल है जो हर मंथली चक्र की तरह चलती है। एस्ट्रल साइकिल एक तरीके से ब्रीडिंग साइकिल है, सीजनल है, जब सीजन आता है अचानक से हार्मोन का लेवल बढ़ता है, समझ रहे हो, जो कहीं ना कहीं फर्टिलाइजेशन को लीड करता है, जिसकी वजह से क्या चीज,
वो एब अलग है, ये एप्स अलग है, स्पेलिंग अलग है, समझ रहे हो ना? वो एब है, ये एप्स हैं। अंडे देते हैं यार, मेमल्स थोड़ी ना है। यार तू मैमल से बर्ड, तो अब बर्ड बताऊंगा फिर कहेगा सर हम अब उसकी फ्रॉक की बात कर रहे हैं, सर हम सांप की बात कर रहे हैं, उसमें क्या होता होगा? ऐसे तो जंतु है, सबके अंदर अलग अलग चीजें होती हैं, तुम्हें मैमल्स पे फोकस करना है, मैमल्स में भी प्राइमेट्स पे फोकस करना है, ठीक है? हर किसी के अंदर सीजनल साइकिल होती है वैसे, ठीक है? सीजनल साइकिल समझते हो? हाँ, मौसम के चेंज होने पर सेक्स हार्मोन का एक्साइटमेंट होता है, जो ब्रीडिंग को लीड करता है। ये तो ब्रीडिंग सीजन कहते हैं, ब्रीडिंग सीजन आ गया एम्फीबिया में, रेप्टाइल्स के अंदर, बर्ड्स के अंदर, ठीक है? वो सब अलग सिस्टम हो गया, यहां ब्रीडिंग सीजन नहीं होता, समझ रहे हो? साइकिल चल रही है, मंथली साइकिल चल रही है। चलो तो प्राइमेट्स के अंदर आपको साइकिल देखने को मिलती है 28 प्लस माइनस 2 डेज की होगी। जब साइकिल स्टार्ट होती है तो उसको मिनार्के बोलते हैं, और खत्म होती है तो उसको मेनोपॉज। मिनार्के का मतलब है वो 12-13 साल वाली उम्र, ठीक है? मेनोपॉज का मतलब है लगभग 50 साल वाली उम्र। किसी में थोड़ा अर्ली हो जाता है, किसी में थोड़ा डिले हो जाता है, ऐसे ही स्टार्टिंग में अर्ली और थोड़ी डिले हो जाती है, ठीक है? यहां तक कोई डाउट? अच्छा, मिनार्के हमने लिख रखा है इसमें। मेनोपॉज का मतलब क्या हो गया? सारे के सारे ओवा क्या कर गए? डीजेनरेट कर गए। अब थोड़ा समझना, ये साइकिल दो जगह चल रही है, एक तो चल रही है ओवरी के अंदर, एक चल रही है यूट्रस के अंदर, और दोनों एक दूसरे पर डिपेंडेंट हैं। जैसे अगर मैं तुमसे कहूं कि प्यूबर्टी आती है तो किसको दिखता है? ब्रेन को। तो प्यूबर्टी आने पर यहां से कौन सा हार्मोन निकलेगा? GnRH। किसको स्टिमुलेट करेगा? एंटीरियर पिट्यूटरी को। तब पिट्यूटरी क्या निकालेगी? फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। और ये फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन इन फॉलिकल को कहां पर? ओवरी में, ये पूरा ओवरी है, इन फॉलिकल के डेवलपमेंट को स्टार्ट कर देंगे। जैसे जैसे फॉलिकल का डेवलपमेंट होगा कौन सा हार्मोन निकलेगा? एस्ट्रोजन। एस्ट्रोजन का इफेक्ट सीधे कहां होता है? यूट्राइन वॉल के ऊपर। कहां होगा? यूट्राइन वॉल के ऊपर। तो यूट्राइन वॉल में एस्ट्रोजन क्या काम करेगा? प्रोलिफरेशन ऑफ एंडोमेट्रियम। प्रोलिफरेशन का मतलब है डिवीजन ऑफ एंडोमेट्रियम, डिवीजन ऑफ एंडोमेट्रियम, प्रोलिफरेशन ऑफ एंडोमेट्रियम। तो जैसे जैसे फॉलिकल का डेवलपमेंट होगा, एस्ट्रोजन का लेवल बढ़ेगा, ये क्या कर देगा? प्रोलिफरेशन ऑफ एंडोमेट्रियम। नहीं आई क्या? अब 14वां दिन आएगा, 14th डे। 14वें दिन क्या होता है? ओवल्यूशन। जैसी ओवल्यूशन होगा, एलएस सर्ज आएगी, ये तो चला गया फेलोपियन ट्यूब के अंदर, जाने दो, ठीक है? ये कन्वर्ट किसमें हो जाएगा? ग्लैंड के अंदर, कॉर्पस ल्यूटियम के अंदर। अब कॉर्पस ल्यूटियम अगेन एंडोक्राइन ग्लैंड की तरह बिहेव करेगा, क्या निकालेगा? प्रोजेस्टेरोन, एस्ट्रोजन। तो एस्ट्रोजन फिर आ गया, एस्ट्रोजन फिर क्या काम करेगा? फर्दर फर्दर थिकनिंग ऑफ एंडोमेट्रियम, और थिक करेगा इसको, और थिक करेगा। एस्ट्रोजन का एक ही काम होता है, थिकनिंग ऑफ एंडोमेट्रियम, यानी प्रोलिफरेशन, यानी डिवीजन, समझ रहे ना? एक ही काम करता है। पर प्रोजेस्टेरोन ये काम नहीं करता। प्रोजेस्टेरोन बनी हुई एंडोमेट्रियम को मेंटेन करता है। कैसे मेंटेन करेगा? उसमें ब्लड वेसल्स बहुत ज्यादा बना देगा, उसको डेंस कर देगा, नहीं आया क्या? रेड कर देगा, रेडनेस बढ़ जाएगी यहां पर। उसको सिक्रेटरी बनाएगा, ग्लैंडुलर बनाएगा, यहां पर ग्लैंड्स बनने चालू हो जाएंगे, यहां पर ग्लैंड्स बनने चालू हो जाएंगे, और ये सिक्रेशन करने चालू कर देंगे। तो एंडोमेट्रियम बिकम हाईली सिक्रेटरी ग्लैंडुलर। तैयारी हो रही है कि अगर एम्ब्रियो फर्टिलाइज एग आया तो यहां पर एम्ब्रियो बनाना है, इम्प्लांट करना है, तो इम्प्लांटेशन की तैयारी में जो भी होते हैं वो होते हैं। फिर इंतजार होता है, 14 दिन की पूरी साइकिल होती है लास्ट वाली। अगर आया तो ठीक है, नहीं आया तो फिर से कहानी चालू होगी, यानी ये फिर से डिजेनरेट कर जाएगा, फिर टूटे के निकलेगी बाहर, फिर चीजें चाली। यानी नेचर चाहती है जब भी इम्प्लांटेशन हो तो फ्रेश लेयर में हो, ऐसा नहीं पुरानी लेयर बन चुकी है लाओ उसी में हो जाए। शिवरी के बारे में सुना? शिवरी के बारे में, शिवरी के बेर, अब याद आया? हाँ सबरी, अच्छा शिवरी, अच्छा शबरी, सबरी, ठीक है, हाँ कोई नहीं, सबरी, ठीक है, मुस्कुरा गया है, चलो ठीक है। तो सबरी क्या करती थी? पर डे फ्रेश फ्लावर्स तोड़ती थी, प्रॉपर तरीके रास्ते में बिछाती थी, कि जिस दिन राम आएंगे तो ऐसा नहीं अभी नहीं हम लोग क्या बिछा दो 4-5 दिन चलने देते हैं, ठीक है, जब तक फ्रेश है चल रहे हैं, ऐसा नहीं, जिस दिन वो आएंगे तो फ्रेश उनके फ्रूट्स होने चाहिए और एकदम ताजे
फ्लावर्स होने चाहिए, इस पे पैर रख करके आए। तो ये प्रक्रिया नित्य दिन एकदम बिल्कुल फ्रेश तरीके से चलती थी। नहीं आए क्या कि पता नहीं कब आ जाए वो, कब पता नहीं कब यहाँ पर ये प्रोसेस हो जाए, ये जीवन जब बनना चालू हो जाए। तो नेचर चाहती है पर डे चीजें फ्रेश हो। नहीं आया क्या, सबरी की तरह। याद आई, आई या नहीं आई? हाँ। अब कोई डाउट? अब कहानी चालू होगी एक एक करके प्रॉपर। यानी सबसे पहले 5 दिन होते हैं, इसको मैं सिक्रेटरी फेज इसको मैं मेंस्ट्रुअल फेज बोलूंगा, क्योंकि इसमें एंडोमेट्रियम टूटती है। फिर 6 से लेकर के 13 दिन को मैं प्रोलिफरेटिव फेज बोलूंगा, क्योंकि इसमें प्रोलिफरेशन ऑफ एंडोमेट्रियम हो रहा है। नहीं आया क्या? इसको फॉलिकुलर फेज भी बोलूंगा कि डेवलपमेंट ऑफ फॉलिकल हो रहा है। फिर 14वें दिन को ओव्यूलेशन बोलूंगा, और अगले जो 14 दिन होंगे लास्ट के, उसको ल्यूटियल फेज बोलूंगा, क्योंकि कॉर्पस ल्यूटियम बन रहा है। उसको मैं सेक्रेटरी फेज भी बोलूंगा, क्योंकि एंडोमेट्रियम बिकम हाईली सेक्रेटरी। अगेन साइकिल फिर चालू हो जाएगी। यस, प्रोजेस्टेरोन हमेशा एंडोमेट्रियम को मेंटेन करता है। कई फीमेल एथलीट्स होते हैं, ठीक है, उनका टाइम जैसे आने वाला है मेंस्ट्रुअल का, और उनका गेम वहां लगा हुआ है, तो भाई देश के लिए खेल रहे हैं, वो थोड़ा छोड़ देंगे, ठीक है, और उससे भी फाइट करना है, तो क्या करते हैं, प्रोजेस्टेरोन का लेवल को बॉडी में बढ़ा लेते हैं। जैसे प्रोजेस्टेरोन का लेवल बढ़ेगा आर्टिफिशियल टैबलेट से, तो एंडोमेट्रियम और मजबूत हो जाएगी, टूटेगी नहीं, डिले हो जाएगी, मेंस्ट्रुअल डिले हो जाएगा। तो मेंस्ट्रुअल को डिले करने का सबसे तरीका है प्रोजेस्टेरोन के पिल्स लेकर के प्रोजेस्टेरोन के लेवल को बढ़ा लो। ठीक है, तो प्रोजेस्टेरोन का काम है मेंटेन करना। क्या करना? मेंटेन करना, बस सिंपल। तो यहां के बाद की कहानी कल मैं चालू करूंगा, एक एक करके एक एक फेज को समझाऊंगा कि फॉलिकुलर फेज, ओव्यूलेशन, ल्यूटियल फेज, एक एक फेज को। ठीक है, ओके। तो आज तय रखेंगे, कल साइकिल को एंड करा के मैं फर्टिलाइजेशन और इम्प्लांटेशन पूरा करा दूंगा। ठीक है, जिससे कि बस एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट, प्लेसेंटा, छोटा सा जस्टेशन है, और पार्चुरेशन करा दूंगा, लैक्टेशन हो चुका है। यानी परसों खत्म हो जाएगा चैप्टर वाला। हाँ हाँ हाँ। अरे, एनिमल किंगडम रह गया। अरे, कल सब आएंगे। कंबाइंड फंक्शन ऑफ लिम्बिक लोब, हिप्पोकैम्पस, एमिगडाला। लिम्बिक लोब ही लगाओ, सही है। नहीं नहीं नहीं, एमिगडाला खाली थोड़ा फंक्शन करेगा, हिप्पोकैम्पस अलग। कंबाइंड फंक्शन ऑफ, नहीं नहीं, तीनों मिल, चारों मिलके बना रहे हैं ना। हाँ हाँ, कंबाइंड फंक्शन ऑफ एमिगडाला, हिप्पोकैम्पस एंड लिम्बिक लोब। लिम्बिक लोब भी तो इन्हीं से मिलके बन रहा है। नहीं 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 नहीं, या तो यहाँ इन दो के अलावा दो का नाम ही हाइपोथैलेमस भी होता है, यहाँ पर थैलेमस भी होता है। ठीक है, तो ठीक था कंबाइंड फॉर्म। अब लिम्बिक लोब के संग मिल करके ये, लिम्बिक लोब के संग मिलके थोड़ी ना हो जाएगा ये। अगर लिम्बिक लोब की जगह यहाँ पे, लिम्बिक लोब की जगह नहीं होता यहाँ पे, तो कंबाइंड फॉर्म है। 176 का ये। हाँ सर, क्या दिक्कत होता है? क्या जाना चाहिए? Maximum volume of air a person can breathe in after a forced expiration, सब निकाल दिया। और तो वाइटल कैपेसिटी आप लोगे, ये सही है, सही तो है। हाँ, दोनों सही है, करेक्ट एक्सप्लेनेशन है कि नहीं? नहीं नहीं, सही है भाई। The maximum volume of air a person can breathe in after a forced expiration. रीजन आप देखिए, the vital capacity include, पर ये इसका रीजन थोड़ी है, क्या ये इसका because रीजन है? वाइटल कैपेसिटी यार, लगा तो रीजन लग कह सकते हो,
We can breathe in after a force expression is called vital capacity because vital capacity is equal to this तीनों के मिलने से बन रही है और तीन ही आप ले रहे हो तीन ही आप निकाल रहे हो तो करेक्ट एक्सप्लेनेशन हो जाएगा। ये मुझे ये समझ ही नहीं आता, दोनों करेक्ट होते हैं और जो करेक्ट एक्सप्लेनेशन होता है कि नहीं होता वो वाला जोड़ना पड़ेगा थोड़ा सा प्रैक्टिस से आ जाएगा। और ये वाली Which of the following statement is incorrect? इसमें क्या कंफ्यूजन है बता। सर इन्होंने ए दे रखा है, मैं कह रही हूँ डी भी तो इनकरेक्ट है। बी देखते हैं। एल्डोस्टेरोन नहीं ये डी भी तो इनकरेक्ट है। रेनिन कॉज वेसोडाइलेशन ये तो इनकरेक्ट ही स्टेटमेंट है। वैसे कॉन्स्ट्रिक्शन करता है तो कॉन्स्ट्रिक्शन करता है। Which of the following statement is incorrect? क्या है ये टेस्ट पेपर है? हाँ बैच 3 का दिया था कल, मतलब संडे को। 3 का है 3 मैं नहीं बना रहा हूँ, कहो सर को दिखाओ एक बार सर ये तो इनकरेक्ट हो, ये भी इनकरेक्ट है, ये भी इनकरेक्ट। ADH प्रिवेंट कन्वर्जन ऑफ एंजियोटेंसिनोजन इन ब्लड टू एंजियोटेंसिन। हाँ सर ये भी गलत है। ठीक है सर को ये वाला क्या सही कैसे होगा? और ये भी गलत है कि ANF enhances सोडियम रीअब्जॉर्प्शन। ये तीनों ही ऑप्शन गलत थे, अगर उसको सही मतलब हो सकता है करेक्ट पूछना चाह रहा हो तो भी होता। तो ये कहो करेक्ट करवाओ ना इसको, इनकरेक्ट करेक्ट तो ये इसको क्या करूँ करवाऊँ, इसका क्या जाएगा? सर इसमें बोनस जाएगा इसको पूछना बस वही दो क्वेश्चन भाई। लिम्बिक सिस्टम दे दिया, सब कुछ कंट्रोल करेगा, इमोशनल रिएक्शन करेगा, सेक्सुअल बिहेवियर करेगा, रेस्पिरेशन नहीं करेगा, ऑल्फैक्शन करेगा, बॉडी बैलेंस नहीं करेगा। 1 2 3 करेगा। लिगामेंट जैसे स्ट्रक्चर होते हैं इसको, लिगामेंट जैसे स्ट्रक्चर, वो वाले लिगामेंट नहीं समझ गया ना, वो वाले लिगामेंट नहीं, मुझे कंफ्यूज हो गया। वो पैरासिटिक नहीं हो गया, वो कम्युनिज्म हो गया ना, एक तरीके से म्यूचुअलिज्म हो गया। पैरासाइट क्या होते हैं? यानी मैं अगर तुझको पैरासाइट हूं, तुझे मुझसे कोई फायदा नहीं है, मैं तुझसे सब कुछ ले लूंगा जो मर जाए से, समझ में आया ना? छोटा बच्चा पैरासाइट होता है ना, छोटा बच्चा माँ से क्या करेगा, पूरा का पूरा न्यूट्रिशन ले लेता है, जब माँ की डेथ हो जाए, ठीक है, तो पैरासाइट पैरासाइट का मतलब है पूरा का पूरा एकदम समझ रहा 100% आपसे पैरासाइट कंप्लीट डिपेंडेंट है उसमें, और उसकी डेथ भी अच्छा इसमें 2 आंसर आ रहे हैं, मुझे इंग्लिश आपने डिस्कस किया था अभी, ठीक है, ये भी आ रहा है मेंटल बेस पे। हाँ मैं बोल किया इसलिए 2 आंसर आ रहे हैं इसके। 110 का क्या आंसर होगा? 110 का क्या होगा? 10 fish, amphibians, reptiles, birds and mammals constitute the same category called fish, amphibians, reptiles, birds। ठीक है, डिवीजन में आप फिश क्लासेस है, एम्फीबिया क्लासेस है, रेप्टाइल्स क्लासेस है, बर्ड्स क्लासेस है, क्लासेस में आएंगे सीखो। फाइलम दिया, मैमल्स भी है, मैमल भी दिया है, तो मैमल भी तो क्लास ही है, तो सब क्लास होना चाहिए वैसे। हाँ फाइलम दिया ठीक है, तो सेम कैटेगरी का मतलब किस में आते हैं, एक ही कैटेगरी में आएंगे, ठीक है, क्लास सब अलग अलग है। हाँ क्लास अलग अलग है, एक ही फैलम के मेंबर। ये पूछना आ रहा है और क्लास का एनिमल सही है, और नहीं आएगा यहाँ पर, सारे लिमिट कैसे हो जाएंगे?
Buona Enzo. Buona Enzo. सौरभ भाई हमारे तो आज लाइब्रेरी का पास ही है, क्या बात है, लड़ना पड़ेगा। लगता है 2028 में ये भाई हो रहा है